तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 450 और 451 में आप सभी का स्वागत है। तो ये कल और आज वाली एपिसोड दोनों की मिक्स है, तो एपिसोड लंबी होने वाली हो, लेकिन आपको एपिसोड में मज़ा भी आने वाला है क्योंकि हम इस एपिसोड्स में लू फिंग की पावर्स को देखेंगे जो कि बहुत ही टेरिफाइंग लेवल तक जा चुकी है। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर्स पे भी जंप कर सकते हो, और आपने वैसे किसी ने ऑलरेडी देख रखा है तो लेकिन चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सारी चीज़ें सेट हो चुकी थी, अभी एपिसोड में बताया जाता है कि लॉर्ड्स के लिए ये सारे पीसफुल डेज नॉर्मल की तरह चल रहे होते हैं। हमें ये भी बताया जाता है कि दो ग्रेट फैक्शंस के वॉर के बाद वहाँ पर ऐसी बैटल काफ़ी ज़्यादा रेयर से दिखाई देती है। उसके बाद बैटल ऐसी हुई ही नहीं। लू फिंग के लॉर्ड्स के लिए अपने डेली लाइफ रूटीन बन चुकी थी। लाइफ रूटीन में क्या थी कि उसे अपने कल्टीवेशंस पे ज़्यादा ध्यान देना था, जो कि उसे अपने आप को ब्रेक थ्रू कराने में मदद करेगी। बाकी के लॉर्ड्स भी ऐसे ही अपने डेली की दिनचर्या को फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते ताकि वो आगे बढ़ सके। इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि लॉर्ड्स कल्टीवेशंस करते, मिस्टीरियस लैंड्स को एक्सप्लोर करते हैं, वो अपने टेरिटरीज को गवर्न भी करते और साथ में फैमिलीज और डिसाइपल्स के साथ अपने टाइम को स्पेंड किया करते हैं। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर लू फिंग के टेरिटरी के एक रिमोट ऑरिजिन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लू फिंग का क्लोन मौजूद था। और लू फिंग यहाँ पे ब्लैक स्मिथ का काम कर रहा था, मतलब लोहे बनाने की काम कर रहा था, जिससे कि वो पिंस ये सब फॉर्ज कर सकता है। इसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि वो इसमें थोड़ी मोड़ी महारत हासिल कर चुका था। वो डिवाइन वेपन्स और आर्टिफैक्ट्स को भी बड़ी आसानी से फॉर्ज कर रहा होता है, और इसको डॉ ऑफ मैटर के रूप में देखा जाता है। मतलब लू फिंग डॉ ऑफ मैटर को सीखने के लिए फॉर्जिंग को सीख रहा होता है। लेकिन इस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि लू फिंग फॉर्जिंग के साथ अपने ऑरिजिन वर्ल्ड के बॉर्डर की तरफ भी देख रहा होता है, और उस तरफ भी देख रहा होता है कि वहाँ पर क्या चल रहा होता है। लेकिन तभी जब लू फिंग वहाँ पे देखता है तो उसे देखने को मिलता है कि कैसे एक बहुत बड़ा सर्पेंटाइन वो वहाँ पे एक ऑरिजिन वर्ल्ड को घेरे हुए होता है। उसकी बॉडी एक ऑरिजिन वर्ल्ड के साइज को टक्कर दे रही होती है, और वो वहाँ पे ऑरिजिन वर्ल्ड के एसेंस को इवॉल्व करना शुरू करता है, उसको डिवोर करना शुरू करता है, उसको खाना शुरू करता है, जो कि प्रोहिबिटेड होती है। जिसके साथ लू फिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता, मतलब ये देखकर लू फिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता कि इसकी इतनी मजाल कैसे, क्योंकि उस वक्त से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है। लगभग 30 मिलियन इपोज बीत चुके होते हैं, और अभी उससे भी ज़्यादा टाइम अभी बीत चुका होता है। और इस टाइम इंटरवल में किसी की इतनी मजाल नहीं थी कि वो अपने ऑरिजिन वर्ल्ड्स के ऑरिजिन कोर्स को छू भी सके, उसको डिवोर करने की तो दूर की बात होती है। लेकिन आज यहाँ पर एक इन्फिनाइट सर्पेंट विंचेस्टर्स के क्लैन में से ही एक इन्फिनाइट सर्पेंट जैसा ही बंदा यहाँ पर आके ऑरिजिन कोर को डिवोर करना शुरू कर दिया, जिसको देखकर लू फिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो उससे टेलीपैथिकली बात करते हुए कहता है कि इन्फिनाइट सर्पेंट इसको यहीं पे रोक दो। लेकिन ये देखकर जो सर्पेंट होता है ना, वो लू फिंग के उसी क्लोन की तरफ देखने लगता है। वो वहाँ पे लू फिंग को एक टेलीपैथिक वेब से एक मैसेज भेजते हुए कहता है कि लॉर्ड लू फिंग, तुम्हारी बस एक मेयर सी क्लोन है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने एक वीक से क्लोन से मुझे रोक सकते हो। जिसके साथ वो लू फिंग की बातें को नहीं मानता और ऑरिजिन वर्ल्ड्स को डिवोर करना शुरू कर देता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो उससे डिवोर कर रहे होते उसकी फ्लक्चुएशन से ही जो ऑरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर जितने भी बंदे होते हैं ना, उनकी मौत होना शुरू हो जाती है। वहाँ पे डिस्ट्रक्शंस आ जाती है चारों तरफ, पूरे की पूरे लाइफ काउंटलेस लाइफ वो मरना शुरू करते हैं, क्योंकि एक ही ऑरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर सोच लो कितने ज़्यादा लोग रहा करते हैं। वहाँ पे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट्स बहुत सारे तो नहीं, लेकिन एक सिंगल होते हैं, लेकिन उसके भी बाहर बंदे मौजूद होते हैं जो डार्क वर्ल्ड्स में रहा करते हैं। वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए काउंटलेस लाइफ वो सभी मरना शुरू कर देते हैं, जिससे कि लू फिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता कि यार इस बंदे की इतनी मजाल कैसे हो गए। जिसके साथ यहाँ पे अपना लू फिंग अपने क्लोन को उसके पास भेजता है, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा फिर भी नहीं रुकता है, और यहाँ पर वो डिवोर फिर से करना स्टार्ट कर देता है। और फाइनली वो वक्त आ चुका है जब लू फिंग सोचता है कि अब वक्त आ चुका है मुझे अपनी पावर्स दिखाने का, और इस समय लू फिंग की किलिंग इंटेंट बहुत ज़्यादा ऊपर उठना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस ग्रेट वॉर के बाद लू फिंग ने कभी भी अपने पावर्स को फुल तरीके से यूज किया ही नहीं विंचेस्टर्स के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे लू फिंग कहता कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था
कि जो पहला ह्यूमन एंसेस्टर होगा अपने ऑरिजिन वर्ल्ड्स को डिवॉर करने वाला, वो कोई और नहीं, सबसे बड़े फैक्शंस में से एक का ही बंदा होने वाला है और वो तुम हो। जहाँ पे लूफिंग ये अच्छे तरीके से जानता था कि ये दिन ये आने वाला होगा, क्योंकि जो प्रैक्टिशनर फैक्शंस की डोमिनियन है टेरिटरीज है उसके अंदर 3600 वर्ल्ड क्लस्टर्स हैं और साउदर्न रिवर टेरिटरीज के अंदर 1600 वर्ल्ड क्लस्टर, जिसकी वजह से 5200 वर्ल्ड क्लस्टर्स हो जाते हैं, जो कि यार अपने टाइम स्पेस नेटवर्क से काफ़ी ज़्यादा हेवली गार्डेड थे। उसमें ह्यूमन एंसेस्टर्स आकर दखल अंदाजी नहीं कर सकते, वरना वो तो ऐसे ही राम भरोसे ही रह जाएंगे और वो मारे जाएंगे। लेकिन जो और भी टेरिटरीज थे जो कि अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस और साउदर्न टेरिटरी से भी काफ़ी ज़्यादा दूर थे, तो उससे दूसरे फैक्शंस कंट्रोल किया करते थे, क्योंकि दूसरे फैक्शंस के वजह पे जहाँ पे दूसरे फैक्शंस थे उस जगह को अपने लॉर्ड्स कंट्रोल नहीं कर सकते थे, सिर्फ वहाँ पे जो ऑरिजिन वर्ल्ड्स थी उन सबको कंट्रोल किया करेंगे। इसलिए उनका वहाँ पे जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था ना, वो ऐसा नहीं था कि वो वहाँ पे उन सबको प्रोटेक्ट कर सके। तो इसका फायदा उठाकर वो सर्पेंटाइन ह्यूमन एंसेस्टर ऐसा करने की कोशिश कर रहा होता है। इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि उन्होंने वहाँ पर अपने टाइम स्पेस पोर्टल्स को इस्टेब्लिश किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक होती हैं। वहाँ पर पेट्रोलिंग टीम्स को भी लगा रखा था, यहाँ तक कि हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को भी वहाँ पे रोक रखा था अपने मेन कॉमेट क्लोन्स को, ताकि वहाँ पे असिस्ट किया जा सके, और एक छोटी मोटी फोर्स बना के रखी थी एक प्रोटेक्टिव गार्ड की तरह। लेकिन ह्यूमन एंसेस्टर्स के सामने वो हाई लेवल के क्या ही कर पाएंगे, और यहाँ पर दिखाया जाता कि यही हो रहा था। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता कि क्यों वहाँ पे वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स नहीं रखा गया था, क्योंकि प्रैक्टिशनर फैक्शंस के लिए वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं, इसलिए वो ऐसे ही खुलेआम नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर रखें तो वो सब अटैक करके उन सबको मार सकते हैं, और मार दिया तो क्या ही कर सकते हैं वहाँ पे, फिर तो वो अटैक होना ही शुरू हो जाएगा। जिसके साथ यहाँ पे लूपिंग क्या आता है कि तुम तो सरपेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स जो कि इन्फिनाइट ह्यूमन क्लैन के अंदर हो, तो तुम तो 13 नंबर के सर्पेंटाइन ह्यूमन एंसेस्टर हम, मतलब यहाँ पे ह्यूमन एंसेस्टर्स की नंबर्स पे ली गई है। जैसे ये जो अभी डिवोवर करने की कोशिश कर रहा था उसको 13 कहा जा रहा है, क्योंकि ये 13 नंबर का ह्यूमन एंसेस्टर होता है इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैन का। और हमें ये बताया जाता है कि लगभग 200 ह्यूमन एंसेस्टर जो कि इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में हैं, वो उनमें से ये बंदा काफ़ी अच्छा खासा नाम का है। ये 13 ह्यूमन एंसेस्टर थोड़ा सा फेमस था, जिसके साथ हमें उस ह्यूज से 13 इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जो कि लूपिंग को देखकर कहता है कि तुम फिर से बकवास करने लगे, तुम्हारा ये एक महज सा क्लोन है, चलो बकवास करना बंद करो। और वहां पर लूपिंग के उस क्लोन पे वो अटैक कर देता है, जिससे कि लूपिंग का क्लोन वहीं पे डेसिपिटेट हो जाता है। लेकिन वो बंदा यहीं पे नहीं रुकता, बल्कि वो लूपिंग के क्लोन को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो ओरिजिन वर्ल्ड के सोर्स को डिवोर करना स्टार्ट करता, उनको खाने लगता है। जिसके साथ हमें पता चलता कि बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये बंदे काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि जो शुरुआत में 3 सॉवरेज विंड, थंडर और सी थे वो कंज्यूम करने की कोशिश किया करते, लेकिन वो भी चुपचाप बैठ गए, क्योंकि लूपिंग उन सबको कुत्ते की तरह दौड़ा कर मारा करता था। लेकिन यहाँ पर टाइम बीतेगा तो इसका सब्र थोड़ा सा टूट गया होता। वो कहता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं तो डिवोर कर लूँगा। अब ये तो आपको पता ही होगा कि इन सब की खासियत क्या है। इन सब की खासियत ये है कि मान लो ये यहाँ पे किसी इंडिया में है तो आराम से रसिया में जाकर वहाँ पे अपने क्लोन को क्रिएट कर सकते, मतलब ये कहीं पर भी जा सकते, जिसकी वजह से ये ऐसा करने की जरूरत कर रहा होता है। जिसके साथ ये उन सबको डिवोर करने लगा था। और यहाँ पे इसने ये भी सोचा था कि अगर वो उन सबको मारने आएंगे, मतलब लूपिंग बाकी सबको लेकर इस बंदे को मारने के लिए आए, 13 को मारने के लिए आएंगे, तो मैं अपने मिस्टीरियस लैंड के अंदर चला जाऊंगा जो इन्फिनाइट वर्ल्ड है। और यहाँ पे उसको लग रहा होता कि मैं इन्फिनाइट वर्ल्ड के अंदर जाकर छिप गया तो वहाँ पे वो मैं क्या ही बिगाड़ पाया, क्योंकि वहाँ पे मेरे इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर मौजूद है और बाकी के भी ह्यूमन एंसेस्टर्स मौजूद है। और कोई भी बंदा मिस्टीरियस लैंड के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ये कोई लोअर टायर का नहीं था बल्कि मिड टायर का मिस्टीरियस लैंड होता है। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर यहाँ पे दिखाया जाता है बाकी के बंदे को, जितने भी दूसरे फैक्शंस थे वो भी इस नज़ारे को देखते और कहते कि क्या 13 सर्पेंट एंसेस्टर जो कि इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैन का है वो एक ऑरिजिन वर्ल्ड को डिवोर करने की कोशिश कर रहा है, इसकी कितनी ज़्यादा जरूरत हो गई। क्योंकि जो 13 ह्यूमन एंसेस्टर था ना वो एक नॉन इमॉर्टल ह्यूमन एंसेस्टर हुआ करता था। जो 3 सॉवरेज वाले बंदे थे जो कि विंड, सी, थंडर्स थे वो इमॉर्टल बंदे थे, तो वो थोड़ी मोड़ी जरूरत कर रहे थे, लेकिन वो भी शांत बैठ गए। लेकिन ये पहला बंदा था नॉन इमॉर्टल ह्यूमन एंसेस्टर्स में से एक, जो कि उस वॉर के बाद इस ऑरिजिन वर्ल्ड को डिवोर करने की कोशिश
कोशिश कराता है, जिसके साथ वो कहते हैं कि चलो हमें प्रैक्टिशनर फैक्शंस के रिस्पॉन्स का वेट करना होगा कि आखिरकार वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। और सभी प्रैक्टिशनर जितने भी फैक्शंस है वो वहाँ प्रैक्टिशनर फैक्शंस के रिएक्शंस का इंतजार करने लगते हैं। अब यहाँ पे ये भी था कि अगर प्रैक्टिशनर फैक्शंस को ज़्यादा कड़क चीज़ दिखाते हैं तो बंदों के अंदर डर बैठ जाएगी और वहाँ पर वो फिर से डिवॉर करना बंद कर देंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिशनर फैक्शंस वो वहाँ पे अपने आप को दिखाएंगे कि वो कमज़ोर पड़ रहे तो फिर से रिबेलियस स्टार्ट हो जाएगी और सब लोग ऑरिजिन वर्ल्ड्स को धीरे धीरे करके ऑरिजिन स्कोर को डिवॉर करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से बहुत ही जल्द फिर से एक महायुद्ध हो सकता था। जिसके साथ में सीन चेंज का ऑरिजिन लैंड के काउंसिल हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 8 लॉर्ड्स एक साथ गैदर होते हैं और इसी के साथ युवान एक हल्की सी स्माइल से कहते हैं कि ये लगभग 120 मिलियन एपोज हो चुका है ग्रेट वॉर के बाद। मतलब हमने जो पहले सोचा था कि अभी 13 मिलियन ही पास हुए हैं, लेकिन नहीं, 100 मिलियन और भी ऐड हो चुके हैं। लगभग 120 मिलियन एपोज हो चुके होते हैं टाइम, जो कि एक लंबा टाइम होता है देखने के लिए, लेकिन हाँ ये लॉर्ड्स के लिए छोटा टाइम होता है। और युवान कहता है कि फाइनली वो दिन आ चुका है। ऐसा लगता है जैसे हिनवन एंसेस्टर्स अपने एम्बिशियस को फॉरएवर के लिए सप्रेस करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ लू फेंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और कहता है कि चलो उस एक बंदे को मार डालते हैं ताकि बाकी सबको पता चले कि यहाँ पे एक ऑरिजिन वर्ल्ड्स के कोर को डिवॉर करने की क्या अंजाम होती है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पहले ही कह रखा था कि हमें सारे ऑरिजिन वर्ल्ड्स चाहिए, उनके कोर को कोई भी डिवॉर नहीं करना चाहिए और उन्होंने पहले ही इस रूल को उस ग्रेट वॉर के समय ही बना रखा था। जिसके साथ लू फेंग कहता है वो मरना चाहिए, जिसके साथ लॉर्ड जिंग में भी कहते हैं कि हाँ वो मरना तो चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हैं क्योंकि वो इन्फिनाइट वर्ल्ड में एक ही दिन में वापस चला जाएगा। और यहाँ पर वो कहते हैं कि यार उसमें तो मारना उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन लॉर्ड बिंगवा भी कहती है कि वो मिस्टीरियस लैंड के अंदर हाइड कर रहा है, जो कि कोई और नहीं इन्फिनाइट वर्ल्ड है, ये थोड़ी सी मुश्किलों का समय हो जाएगा। मतलब इन्फिनाइट वर्ल्ड के अंदर घुसकर किसी बंदे को मारना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले इस चीज़ को कभी भी ट्राई नहीं किया है। जब लू फेंग अपने एक छोटे से मिस्टीरियस लैंड में गया था लो टाइम में, तो लू फेंग को उन 3 बंदों को मारने में यार बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। तो सोचो एक मिड टायर की पावर्स कितनी ज़्यादा हो जाएगी, और आज तक किसी ने भी ऐसी जरूरत नहीं की थी क्योंकि वहां पर बंदों की पावर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इसी वजह से वो सोच रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मिड टाइम मिस्टीरियस लैंड्स ना ही उनके एनर्जी को बढ़ाएगी बल्कि उनके पावर्स को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, मल्टीप्लाई कर देगी। जब लू फेंग अपने उस डिवो ब्लड सी टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया था तो उसकी पावर्स 3 गुना बढ़ गई थी। तो एक मिड टायर की क्या पावर्स होगी आपको तो पता ही होगा। अब इन्फिनाइट वर्ल्ड के बाहर देखा जाए तो इन्फिनाइट सर्पेंट हिनवा एंसेस्टर वो उसकी थोड़ी बहुत ही पावर्स को यूज कर सकता है, लेकिन इन्फिनाइट वर्ल्ड के अंदर इन्फिनाइट सर्पेंट हिनवा एंसेस्टर्स की पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जो असिस्टेंस उसे मिलती है वो किसी मिस्टीरियस लैंड्स ऑर्डिनरी मिस्टीरियस लैंड से काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे गैलेक्सी टेरिटरीज, ऑरिजिन लैंड और टाइम स्टैम। हमें पता चल जाता है कि कैसे ऑरिजिन लैंड भी एक ऑर्डिनरी से मिस्टीरियस लैंड की कैटेगरी में आता है। वो लो टायर का नहीं आता, लेकिन हाँ लो टायर से बस और मिड टायर के बीच के लेवल्स में आता है ऑरिजिन लैंड। जिसके साथ यहाँ पे लॉर्ड मूवमेंट भी कहता है कि अगर 13 सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर ऑरिजिन वर्ल्ड को डिवॉर करने की कोशिश कर रहा है तो वो इसके लिए प्रिपेयर होगा ही। वो अपने इन्फिनाइट वर्ल्ड में बहुत ही जल्दी रिट्रीट कर जाएगा और कुछ समय बाद वो वहाँ पे फिर से निकलेगा ताकि वो एक और ऑरिजिन वर्ल्ड को डिवॉर कर सके। और इस साइकिल जो होगा डिवॉर करने का वो लगातार चलता रहेगा, वो बार बार छिपेगा, बार बार निकलेगा और बार बार वहाँ पे ऐसे ही करतूत करता रहेगा। और इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैन तो उनकी खासियत यही है कि वो कहीं भी किसी भी जगह अपने बॉडी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10 जगह मैनिफेस्ट करेंगे, एक ही जगह मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर 8 लॉर्ड्स के क्लोन्स को वहाँ तक भेजना है तो उनको काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। जिसके साथ लॉर्ड जिमन कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा तरीका भी नहीं है जिससे कि हम लोग प्रेडिक्ट कर सके कि आखिरकार उसका कौन सा नेक्स्ट ऑरिजिन वर्ल्ड टारगेट में आने वाला है, क्योंकि हम फ्यूचर्स पॉसिबिलिटीज़ को देख सकते हैं लेकिन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हमेशा सच नहीं हुआ करती हैं। क्योंकि यहाँ पे जब अपने लॉर्ड जिंग में फ्यूचर्स में देखने की कोशिश किए थे तो वहाँ पे उनको पता चलता कि इसके तो काउंटलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे 8 लॉर्ड्स आखिरकार इतने सारे
इतने बिलियंस में ऑरिजिन वर्ल्ड से तो उन सबको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिसके साथ तो यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर उसको मारना है तो यहाँ पे हम उसको इन्फिनाइट वर्ल्ड के अंदर ही मतलब घर में घुस के ही मार सकते हैं। इसके साथ लॉर्ड वुलेन चिंतित होते हुए कहते हैं कि इन्फिनाइट वर्ल्ड वो कोई ऑर्डिनरी सा मिस्टीरियस लैंड नहीं है। यहाँ पर लॉर्ड जिमी ऐड करते हुए कहते हैं कि एक बार हम लोग एक्ट किए तो ह्यूमन एंसेस्टर इसको सेंस कर लेंगे और वो भी इसके लिए चिंतित हो जाएंगे। वो अपने बाकी के ह्यूमन एंसेस्टर्स को इन्फिनाइट वर्ल्ड को गार्ड करने के लिए ले आएंगे, जिसकी वजह से अटैक करना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके साथ लॉर्ड जिमी कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो हमें असासिनेशंस पे ज़्यादा फोकस करनी होगी रादर देन अटैकिंग पे। हमें उसका असासिनेट करना होगा क्योंकि ये सभी अपनी लाइफ फोर्स को पूरी तरीके से छिपा सकते हैं। इसके साथ लॉर्ड जिमी भी यहाँ पर हामी भरता है और वहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि ये बैटल ये सीक्रेट ही रहना चाहिए। अगर ह्यूमन एंसेस्टर्स को पता चला कि हम उस पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं तो वो दर्जनों की संख्या में ह्यूमन एंसेस्टर्स को समन कर लेगा और डजन्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर्स इन्फिनाइट वर्ल्ड को गार्ड करेंगे, तो यहाँ पर हम अंदर जा भी नहीं सकते। जिसके साथ लॉर्ड जिमी अभी ये भी कहते हैं कि थैंकफुली अभी ह्यूमन एंसेस्टर एक साथ मिलकर नहीं रह रहे हैं। बिना किसी इमरजेंसी के वो अपने ट्रू बॉडीज को बाहर नहीं निकालने वाले हैं। वो कभी भी इन्फिनाइट वर्ल्ड को अपने ट्रू बॉडी के साथ प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। और मोर ओवर जो बाकी के ह्यूमन एंसेस्टर हैं तो ऑलरेडी इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स थे, उनकी उतनी नहीं बनती। अब लू फेंग इन सारी बातों को सुन रहा था और वो इसमें समझ रहा था कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हर एक ह्यूमन एंसेस्टर्स की 120 मिलियन स्लीपोस बाद उनकी पावर्स थोड़ी बहुत ही बढ़ गई होती है। ऑफ कोर्स अपने लू फेंग की बहुत ज़्यादा बड़ी, बस आगे देखता जाओ। अब यहाँ पे क्या होता है, लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोचता है। अब यहाँ पे ये भी होता है कि इन्फिनाइट वर्ल्ड के अंदर उनकी डिफेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक मिड टाइम मिस्टीरियस लैंड एक बंदे को बहुत ही तेज़ी से हील कर सकता है, जितना कि अपना लू फेंग शायद ही कर पाए, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा होती है आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। जैसे लू फेंग अपने मिस्टीरियस लैंड में होता है कैसे उसकी हील पावर्स हील हुआ करती थी। कैसे लू फेंग जब डिस्ट्रक्शन एबिस में हुआ करता था तो सांजो से फाइट करते वक्त वहाँ पे लू फेंग उस पर अटैक करके जख्मी तो किया करता था, लेकिन सांजो बहुत ही जल्दी खुद को हील कर लिया करती थी। और इसी के साथ इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर भी ऐसा ही कर लिया करता है। तो सोचो इसकी पावर्स वैसे ही खुद को अपने यूजर को काफ़ी जल्दी हील किया करती है। जिसके साथ यहाँ पे हम लोग बात करने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों में ह्यूमन एंसेस्टर्स रक्षा करने के लिए आ सकते हैं। जिसके साथ यहाँ पे युवान कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे एब्सोल्यूट सीक्रेसी को बनाकर रखना है तो सिर्फ जिंगमैंग, मोमेन, लू फेंग और मैं ही एक साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि हम चारों बंदे अपने एनर्जी के फ्लक्चुएशंस को सप्रेस कर सकते हैं और असासिनेशंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिसके साथ यहाँ पे लॉर्ड मोमेन ये कहता है कि मेरी जो मेन कॉम्बैट क्लोन है वो अभी एक ट्रेजर को रिफाइन कर रही है और मैं अभी उसको टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईपो से रिफाइन करते चला आ रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मुझको उसको कंप्लीट करना तो इसमें मुझे हंड्रेड्स या फिर थाउजेंड्स मोस्ट लग सकते हैं। क्या ये बैटल ये पोस्टपोन हो सकती है, तभी मैं इस बैटल में फाइट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लॉर्ड मिंगवा उससे पूछते कि क्या तुम इस ट्रेजर्स को बाद में नहीं रिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे लॉर्ड मोमेंट कहते हैं कि देखो मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे अपने मेन कॉम्बैट क्लोन को लगातार यूज करना होगा ताकि मैं उस ट्रेजर को सप्रेस करके रख सकूँ। अगर मैं उस पर अपने मेन कॉम्बैट क्लोन को हटाऊंगा तो ट्रेजर्स यहाँ पे चली जाएगी और यहाँ पे अगर मेरी थोड़ी सी पावर्स भी कम हुई तो मेरे हाथों से वो ट्रेजर निकल जाएगी। जिसके साथ युवान यहाँ पे कहते हैं कि ये बैटल ये जितनी जल्दी फाइट हो सके, ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें करना होगा, ताकि ये अपने पूरे के पूरे इन्फिनाइट वर्ल्ड के अंदर इन्फिनाइट जितनी भी जगह है, जितने भी ह्यूमन एंसेस्टर्स है, सब पे एक इम्पैक्ट डाल सके कि हाँ ऐसा करने की क्या जरूरत होती। जिसके साथ लॉर्ड जिमी यहाँ पे कहते हैं कि इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर वो भी अपने एलाइज को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा होगा, इसलिए हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्ट करना होगा ताकि हम लोग यहाँ पे सब चीज़ों को कर सके। जिसके साथ लू फेंग यहाँ पे कहा था कि ठीक है, जबकि लॉर्ड मोमेंट यहाँ पे नहीं आ सकते तो हम तीनों को ही यहाँ पे करना होगा और हम तीनों ही काफ़ी होंगे। अब लॉर्ड जिमी लू फेंग की तरफ देखते हैं और यहाँ पे उन्हें वही फ्यूचर याद आता है कि यहाँ पे लू फेंग की स्ट्रेंथ एक मिस्ट्री की तरह ही है। अभी तो कोई भी लू फेंग की ट्रू स्ट्रेंथ को जान ही नहीं पाया है। वो तो आपको सीन पिछले एपिसोड का
आपका याद ही होगा कि कैसे लू फेंग अपने थ्रोन पे बैठा हुआ था, वहाँ पे सभी को अपने नीचे दबाए हुए था, जिसके साथ लू फेंग की बातें सुनकर युवान भी कहते कि अगर लू फेंग को बिलीव है कि हम लोग रेडी हैं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अगर हम लोग इस बार फेल भी हो गए तो हम लोग दूसरे अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे, हम यहाँ पे डजन्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर्स से फाइट वैसे इनडायरेक्टली नहीं करना चाहते क्योंकि वैसे भी वो लोग रोक लेंगे। जिसके साथ लॉर्ड जिंग में भी हामी भरते हुए कहते हैं कि ठीक है हम लोग यहाँ पे इन्फिनाइट वर्ल्ड पे बहुत ही तेजी से जाएंगे ताकि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जा सके। इसके साथ वो लू फेंग से कहते हैं कि लू फेंग हम अपने क्लोन्स को उसके नज़दीक भेज रहे हैं, तुम अपने मेन कॉम्बैट क्लोन से उसको पूरी तरह से हील करना, उनको रीस्टोर करना ताकि वो हमारे मेन कॉम्बैट क्लोन बन सके। तो लू फेंग भी हामी भरता है क्योंकि यही सबसे क्विकेस्ट मेथड होने वाला है। इसी के साथ लू फेंग युवान लॉर्ड जिंग बिना किसी फोर्स लगाए मतलब बिना किसी देरी किए वो वहाँ पे सबसे मैक्सिमम स्पीड पे इन्फिनाइट वर्ल्ड की तरफ जाना शुरू कर दे ताकि वहाँ पर वो उनको मार सके, उस 13 को मारा जा सके। इसके साथ हमें सीन चेंज कर इन्फिनाइट वर्ल्ड के मिस्टीरियस लैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाउंडलेस डार्क अर्थ मौजूद होती है जो कि बहुत ही दूर तक फैली हुई होती है और वहाँ पे टाइम एंड स्पेस की फैक्ट्री चारों तरफ फैली हुई थी। वहाँ पे तभी एक सर्पेंट लाइक मॉन्स्टर आता है जो कि इन्फिनाइट वर्ल्ड में पूरी तरह से डिस्टर्बेंस को क्रिएट करता है और तभी एक कोल्ड वॉइस वहाँ पे गूंजते हुए कहती है 13। इसी के साथ हमें उसी सर्पेंट लाइक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और वो उसी आवाज़ की तरफ देखता है तो वहाँ पे कोई और नहीं अपना इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर होता है। जिसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो अपने फर्स्ट ह्यूमन एंसेस्टर जो कि कोई नहीं सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर होता है उसको ग्रीट करता है। जिसके साथ अपना इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर ऐसे गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहा था कि मैं इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैन को फॉरबिडन कर चुका हूँ कि कोई भी बंदा ओरिजिन वर्ल्ड्स के कोर को डिवोर करने की कोशिश नहीं करेगा। एटलीस्ट तुम्हें पहला ह्यूमन एंसेस्टर नहीं बनना चाहिए था जो कि तुम मेरे क्लैन से बिलोंग करते हो, एटलीस्ट दूसरे क्लैन को आगे बढ़ने देते, उन्हें डिवोर करने को कहते ताकि हम लोग देख सकते कि आखिरकार लॉर्ड्स की कितनी ज़्यादा पावर है। आखिरकार यहाँ पे सिर्फ कुछ 100 मिलियन एपोज ही पास हुए हैं, क्या तुम इस टाइम में भी अपने आप को रोक कर नहीं रख सकते थे? और वहाँ पे ह्यूमन एंसेस्टर सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर 13 पे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा होती है जिसके साथ वो 13 ह्यूमन एंसेस्टर अपने ह्यूमन इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर का काउंटर करते हुए कहा था कि फर्स्ट ह्यूमन एंसेस्टर हमारे पास अपनी खुद की ज़मीन है, हम लोग अपनी मिस्टीरियस लैंड के अंदर रहा करते हैं और हम लोग किसी भी जगह पे बहुत ही जल्दी जा सकते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग केयरफुल रहेंगे तो लॉर्ड्स हमें हार्म नहीं कर सकते, मतलब कि वो हम तक जब तक पहुँचेंगे तब तक तो हम लोग अपने मिस्टीरियस लैंड्स के अंदर एंटर कर लेंगे। लेकिन ये सुनकर इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये सुनकर 13 वापस कहता है कि आखिरकार वो मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ऑरिजिन वर्ल्ड्स के जहाँ पे वहाँ पे लू फेंग का वीक सा क्लोन आया था और मैंने उसको तबाह कर दिया था और वो वीक सी क्लोन या क्या ही बिगाड़ सकती है। मतलब यहाँ पे 13 जो कि नया नवेला है, नॉन इमॉर्टल बंदा है, वो यहाँ पे अपने लू फेंग से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ पे कहता है कि वो लोग मेरा क्या ही बिगाड़ पाएंगे, जिसको देख कर यहाँ पे अपने इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर वो पूरी तरीके से चुप हो जाता है कि बंदे को कुछ भी पता नहीं कि आखिरकार उसके साथ क्या होने वाला है। इसी के साथ वो यहाँ पे कहते हैं कि तुमने लॉर्ड्स के द्वारा बनाए हुए रूल्स को तोड़ा है और वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। अगर 8 लॉर्ड्स एक साथ यूनाइट होकर अटैक करेंगे तो मुझे कई सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स को यहाँ पे बुलाना होगा ताकि हम लोग उसका असिस्टेंस से 8 लॉर्ड्स को रोक सके, मतलब फिर से एक ऑल आउट वॉर हो सकती है। मतलब यहाँ पे आपने अगर देखी होगी जॉन विक की मूवी तो कैसे वो बंदा बाबा येगा मतलब कोई बंदा था जो कि क्रिमिनल का मास्टरमाइंड था, तो वो अपने बेटे से कहता है कि तुमने जॉन विक को पुकारा है, तुमने वापस से जगा दिया है, जॉन विक तुम्हारे पीछे आएगा और तुम्हारा वो हसर करेगा कि हम लोग तुम्हें बचा भी नहीं पाएंगे। मतलब वही डायलॉग यहाँ पर भी होता है कि यहाँ पर वो तुम्हें जाने नहीं देगा, वो तुम्हारे पीछे आएंगे, वो तुम्हें मारेंगे और अगर मुझे बचाना है तो मुझे कई सारे बंदों को बुलाना होगा क्योंकि ये सेम टू सेम सीन जॉन विक जैसा ही हो गया है। इसके साथ यहाँ पे इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर वहाँ पे ये भी कहता है कि अगर यहाँ पे वो अटैक ना भी करेंगे तो तुम्हें ख्याल रखना होगा, तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा क्योंकि वो तुम्हें असासिनेट करने के लिए आएंगे, वो आएंगे ही। इसके साथ यहाँ पे वो कहता कि मैं भी क्या कर सकता हूँ क्योंकि मैं 9 सॉवरेन में से एक है। ये इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर भी अपनी बारे में जान चुका था कि उसकी पावर्स कहाँ पे भी स्टैंड करती हैं।
क्योंकि अगर उसको 8 लॉर्ड्स का सामना करना है तो उससे पहले तो नॉन इमॉर्टल लॉर्ड्स को बुलाना होगा, मतलब नॉन इमॉर्टल ह्यूमन एंसेस्टर्स को बुलाना होगा। और डजन्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर्स को बुला पाना ये कोई आसान सा काम नहीं होता है, क्योंकि ग्रेट वॉर के बाद कई सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स उन्होंने डर के मारे अपने ट्रू बॉडीज की कोड को पूरी तरह से छिपा रखा था ताकि वो लॉर्ड्स के सामने आए ही नहीं, और वो अपने सिर्फ महज छोटे से क्लोन से बाहर की दुनिया में घूमा करते हैं, क्योंकि उन सबको अपनी मौत का डर होता है। इसके साथ यहाँ पे दिखाया जाता है कि ठीक वो बंदा कहता है कि ठीक है मैं इन्फिनाइट वर्ल्ड के अंदर ही छिप कर आता हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताऊंगा, लेकिन वो दोनों चैप्टर्स के खत्म होने के बाद ही बताऊंगा। जिसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स को, जो मन ही मन में कहा था कि परहैप्स यहाँ पे हम लोग इन सबको बहुत ही लंबे अरसे से प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसको लगता है कि ये खुद को बचा पाएगा। और इस 13 की इतनी हिम्मत कैसे कि इसने मेरे पूरे के पूरे लॉस को डिफाइन किया, वो मेरी बातों को नहीं माना और मानने से इनकार कर दिया है। ये लॉस को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, स्पेशली वो लॉर्ड लू फेंग को, क्योंकि अपने लू फेंग को अपने बंदों से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। जिसके साथ यहाँ पे वो कहने लगता कि आखिर क्या किया जाए, जिसके साथ वो वही सारी बातें करने लगता है जो कि यार बकवास होती, वही लू फेंग के बारे में सोचने लगता है कि क्या होगा, कैसे किया जाएगा। इसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो बंदा इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स अपने लॉर्ड को देखना शुरू करता है। अपने टोटल में 8 लॉर्ड्स थे, तो वहां पर टोटल में 4 ऐसे लॉर्ड्स थे जो कि अपनी एनर्जी को कंसील कर सकते थे, और 4 ऐसे बंदे थे जो कि अपनी एनर्जी को कंसील नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जितने भी ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं वो देख सकते हैं कि ये बंदे अभी कहाँ पे मौजूद है, मतलब कि वो अपने ओरिजिन लैंड से बाहर होंगे तो उनको पता चल जाए कि हाँ बंदे यहाँ पे मौजूद है। और अगर एक साथ वो सब आएंगे तो सबको वैसे भी पता चल ही जाने वाली है। लेकिन अपने इन्फिनाइट सर्पेंट एंसेस्टर देखते तो उन्हें पता चलता कि सारे लॉर्ड्स एक साथ एक्ट कर ही नहीं रहे हैं, मतलब कि वो एक साथ आ ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे कौन आए थे तो सिर्फ महज 3 ही बंदे आ रहे थे, और बाकी के 5 कहाँ थे, तो 5 अपने मस्त मगन से अपने घर में बैठे हुए थे। जिसके साथ उसे चिंता सताने लगती है। लेकिन देखते ही देखते 2 दिन पास हो जाता है। ह्यूमन एंसेस्टर्स के लिए 2 दिन बहुत ही छोटा, मतलब पलक झपकाओ और 2 दिन बीत गए, इसलिए यहाँ पर वो बहुत ही जल्दी बीत जाता है। लेकिन यहाँ पर वो सोचने लगता है कि अभी तक उन्होंने अटैक क्यों नहीं किया। लेकिन तभी इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर उसकी नज़र सामने के एक लोकेशन पे जाते और कहता है क्या ये क्या हो रहा है। तभी वो सामने शॉक भी होता है और गुस्से में भी आ जाता है, क्योंकि तभी दिखाया जाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता और सामने से एक टेरिफाइंग ब्लेड लाइट आती है, जो कि आते ही वहाँ की सारी चीज़ों को तबाह कर देती है। और उसका जो ओरिजिन लैंड होता है, मतलब जो उसका मिस्टीरियस लैंड होता है जो कि इन्फिनाइट वर्ल्ड होती है, उसको काटते हुए वो एनर्जी अंदर की तरफ चली जाती है। अब यहाँ पे इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर जो कि उसका मास्टर था, तो उसको इन सबसे पहले इसके बारे में भनक मिल जाती है और यहाँ पे वो समझ जाता है कि वो यहाँ पे आ चुके हैं। वो यहाँ पे बिना किसी वार्निंग के आए, मतलब किसी को पता भी नहीं चला कि वो यहाँ पे आ चुका, और उन्होंने आते ही डायरेक्टली अटैक कर दिया। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये तीनों लॉर्ड्स अपने असैसिनेशंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसलिए वो डायरेक्टली यहाँ पे आ गए होते हैं। इसके साथ यहाँ पे कहते कि लॉर्ड्स वो आ गए हैं, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है 15 ह्यूमन एंसेस्टर्स लेवल इन्फिनाइट सर्पेंट्स को, मतलब अपने इस इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैन के अंदर टोटल में 15 ह्यूमन एंसेस्टर्स हो चुके होते हैं। यहाँ पे इन्फिनाइट वर्ल्ड के अंदर सबको पता चल जाता है कि लॉर्ड आ चुके हैं और सब लोग डर में कांपना शुरू कर देते कि क्या लॉर्ड आ गया है, लॉर्ड आ गया, आप हमारा क्या होगा। मतलब वो सभी यहाँ पे काफी ज्यादा डरने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स को, जो कि वहाँ पे अपनी हिम्मत बांध कर कहता कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। वो वहाँ पे उन सभी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और अपनी पावर से उसको यूज कर रहा होता है। और यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि जबकि यह अपने खुद के एक मिस्टीरियस लैंड्स के अंदर था, तो इसकी जो पावर होती है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती, इतनी कि वो अपने सांजू के करंट पावर्स को भी सरपास कर देती है। अटैकिंग के मामले में उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट की बात है कि जबकि ब्लड टेरिटरी के अंदर लू फेंग की पावर्स जबकि वो लॉर्ड ही बना था, तो उस वक्त उसके 3 गुना पावर्स बढ़ चुकी थी। लेकिन बात करें इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स की, तो वो उस वक्त से बहुत ज़्यादा लू फेंग से स्ट्रॉन्गर्स भी थे और लू फेंग से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। और ये इन्फिनाइट वर्ल्ड ये मिड टायर लैंड के अंदर आता है, जिसकी वजह से इसकी पावर्स 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये
बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लेवल होता है। प्रीवियसली कोई भी लॉर्ड की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इन्फिनाइट वर्ल्ड के अंदर इन्वेड कर भी सके, क्योंकि बंदे के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और खुद के क्लैन के अंदर ही इसके इतने सारे इन्वेंचर्स भरे पड़े हैं, इसलिए कोई भी अंदर आने की जरूरत नहीं दिखाया करता। तभी दिखाया जाता है फ्लैश स्लैश, एक ब्लैड लाइट वहाँ पे लीथर की तरह उन सब के ऊपर अटैक करती है। और इस पावर्स के अंदर होती है लू फेंग की पावर्स प्लस युआन और लॉर्ड जिंगमैन की पावर्स, जो कि लू फेंग के ब्लड शैडो ब्लेड टेक्निक के अंदर होती है। और ये लू फेंग वही 100 मिलियन ईयर्स के अंदर जो बनाई हुई ब्लेड टेक्निक होती है, इसी को वो यूज़ करता है और वो डायरेक्टली उस नथिंगनेस के अंदर अटैक करता है। उसका नाम भी होता है नथिंग एस्केप द स्लैश, मतलब इस अटैक से कोई भी नहीं बच सकता, वो सीधे सामने की तरफ जाने लगता है। इन्फिनाइट सर्पेंट इन्वेंचर्स की बॉडी जो कि इतनी बड़ी थी वो उसके सामने खड़ी थी, मतलब वो अटैक आ रही थी, बेचारा उसी के सामने जाके खड़ा हो गया था। लेकिन जो अटैक सामने से आता वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो बंदे की बॉडी को 2 हिस्सों में काटते हुए आगे बढ़ जाता है, मतलब बंदा उसको रोक ही नहीं पाता है। और यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि इन्फिनाइट सर्पेंट इन्वेंचर्स की बॉडी वो उसको कुछ भी रोक ही नहीं पाए, मतलब बिना किसी रेसिस्टेंस के वो ब्लेड की पावर्स आगे चली गई थी और वो ब्लेड और भी ज़्यादा ग्लो करना शुरू करता है, जो भी रास्ते में आता है वो सबको तबाह करना शुरू करता है। जिसको देखकर इन्फिनाइट सर्पेंट इन्वेंचर्स वहाँ पे सारे बंदों से टेलीपैथिकली बात करता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है। और वहाँ पे जितने भी दूसरे इन्वेंचर्स थे उन सबको भी तो बुलाना था, उसी के साथ वो यानू इन्वेंचर्स, वो जिन इन्वेंचर्स ऑफ स्पेस एंड टाइम सबको यहाँ पे बुलाता है। अब यहाँ पे यही वो 3 बंदे थे जो कि यहाँ पे बहुत ही जल्द आ सकते हैं और तीनों अपने आप को यहाँ पे लाते हैं। तीनों की कॉन्शियसनेस यहाँ पे डिसेंड होती है। यानू इन्वेंचर्स, वो जिन इन्वेंचर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, उन तीनों की क्लोन यहाँ पे आ जाती है और साथ में इन्फिनाइट वर्ल्ड की पावर्स इन सबको अपनी एनर्जी प्रदान करती है, जिसकी वजह से देखते ही देखते यहाँ पे सब अपने मेन कॉम्बैट क्लोन के अंदर बन जाते हैं। मतलब देख रहे हो कि यहाँ पे इसकी पावर्स कितनी ज़्यादा है। ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी इन तीनों के मेन कॉम्बैट क्लोन को, मतलब क्लोन को, एक महज से क्लोन को एक मेन कॉम्बैट क्लोन के अंदर चेंज कर देती हैं। जिसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे इन्फिनाइट सर्पेंट इन्वेंचर्स इसी के साथ 15 इन्वेंचर्स के साथ बात करते हुए कहता है कि चलो सब एक साथ मिलकर काम करो। यानू इन्वेंचर्स और बाकी को थोड़ा सा टाइम चाहिए, उन सबको थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने फुल स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए, इसलिए सभी 15 मिलके इस अटैक को रोकने की कोशिश कर। लेकिन दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो चाहते थे कि हम लोग बीच में अपना खुद का सेक्रीफाइस करें। लेकिन होता क्या है जो कि बहुत ही अजीब होता है, मतलब बहुत ही दिलचस्प होता है। यहाँ पे वो बंदे रोकने के लिए गए थे लेकिन उल्टा होता है, अपने लॉर्ड जिंगमैन अपने वॉइड की पावर्स को यूज करते हैं और वहाँ पर वो उन बंदे वो उन अटैक्स को रोक भी सके, इससे पहले वो अटैक उन सबको वॉइड की तरह ट्रांसफर होकर उन सबको डॉज करते हुए सीधे आगे चला जाता है। कोई भी बंदा उन सबको कुछ भी नहीं कर पाता और इस ब्लेड की पावर्स इतनी ज़्यादा होती है कि जो भी इसके बीच में आता वो सभी यहाँ पे मारा जाता, वो उन सबकी बॉडी कट कर 2 हो जाया करती। और यहाँ पे 15 ग्रेट सर्पेंट इन्वेंचर्स वो सब तो ऑर्डिनरी इन्वेंचर्स थे, वो भी उसको रोक नहीं पा रहे थे और स्पेशली वो वहाँ पे कुछ कर भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अपने जिंगमैन उस पावर्स को और भी ज़्यादा एम्पलीफाई किए रहे होते हैं और यहाँ पे वो अपने स्पेस एंड टाइम्स की पावर्स को यूज़ करके उस ब्लेड पावर्स को काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ाने शुरू कर देते हैं। जिसको देखकर यानू इन्वेंचर्स वो दहाड़ते भी कहता है कि अब तो मेरी 50% आ चुकी है, तो चलो इसको होल्ड करते हैं। वो जिन इन्वेंचर्स भी अपने पावर्स को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो उसको होल्ड करने की कोशिश करने लगता है और वो वहाँ पे 13 सर्पेंट इन्वेंचर्स से वहाँ पे भागना शुरू करता है। मतलब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हमें 13 सर्पेंट इन्वेंचर्स को बचाना होगा, क्योंकि लॉर्ड्स उसी को मारने के लिए आए हुए। लेकिन दिखाया जाता है कि ब्लेड किसी के बस की बात नहीं थी रोकने की, सभी को वो काटते जा रहा होता है, सबको मिट्टी की तरह मक्खन की तरह काटते हुए जा रहा होता है और कोई भी उसको रोक ही नहीं पा रहा होता है। इसके साथ हमें 13 सर्पेंट इन्वेंचर्स को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे अंदर कोर के अंदर बैठा हुआ था। बंदे की मतलब पूरी हालत खराब हो चुकी होती है। बंदा वहाँ पे सोचने लगता कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि सारे बंदे जितने भी 15 इन्वेंचर्स थे और साथ में 3 और इमॉर्टल बंदे आ चुके थे, वो सभी उस अटैक को रोक ही नहीं पा रहे होते और तभी वो स्ट्राइक सीधे 13 सर्पेंट इन्वेंचर्स की तरफ जाती है। बंदा भागने की कोशिश करता है लेकिन लॉर्ड जिंगमैन ऑलरेडी उसे वहाँ पे लॉक कर देते, उसको भागने नहीं दे रहे होते हैं, उसका भाग पाना नामुमकिन हो चुका था। और तभी वो ब्लेड लाइट फ्लैश होती है और वो सीधे 13 सर्पेंट इन्वेंचर्स की बॉडी में जाकर लगती है। अब आप लोग पूछोगे कि यार बाकी सबको भी तो लगी होगी ना, तो देखो जो 3 बंदे थे वो तो
ऑलरेडी इमॉर्टल बंदे थे और बाकी के जो बंदे थे तो उसमें से भी कुछ बंदे इमॉर्टल बंदे थे, लेकिन कुछ नॉन इमॉर्टल बंदे थे तो वो हिट उसे डायरेक्टली जाके नहीं लगी थी। जो मेन टारगेट था अपने लू फेंग, लॉर्ड जिंगमिंग और युआन का, वो 13 नंबर का ह्यूमन एंसेस्टर था, उसी को मारना ही उनका सेम मोटिव होता है, बाकी सबसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। इसी के साथ वो सीधे अटैक्स उसके साथ जाकर लगता है, उसको अटैक लगती है और एक ही झटके में दिखाया जाता है कि बंदा नॉन इमॉर्टल बंदा था, लेकिन वहां पर वो भाग नहीं पाता, वो अटैक उसको लगती है और एकदम से वो खत्म हो जाता है और उसकी सिर्फ बचती है तो उसकी सिर्फ कॉर्प्स बचती है, लेकिन वहां पर लॉर्ड जिंगमिंग उसके उस कॉर्प्स को भी बिना किसी ट्रेस के अपने पास रख लेते हैं और गायब कर लेते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अपने इन्फिनाइट वर्ल्ड के अंदर 14 अदर सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स को, क्योंकि एक तो ऑलरेडी मारा जा चुका है, क्योंकि 15 सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स थे तो एक मर चुका है। इसी के साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि सब लोग डर में आ चुके थे, क्योंकि वो 14 मिलके वहां पे एक ब्लेड को नहीं रोक पा रहे होते हैं। सारे बंदे वो डर से कांपना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर बंदे भागना शुरू कर देते हैं। मतलब जो वहां पे सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स जो 14 बचे हुए थे, वो बंदे जो कि नॉन इमॉर्टल थे, वो वहां से भागना शुरू करते कि भागो बंदे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें डर था कि 13 को मारने के बाद हो सकता है कि लॉर्ड्स उन सबको भी मारने के लिए आ जाए। और यहाँ पर यही सिर्फ चल रहा था, जिसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो इन सब के बारे में सोचना शुरू करते और कहते कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 13 तो ऑलरेडी मारा जा चुका है और हम लोग इस स्लाउटर के बीच में कहीं बीच में ना आ जाए, जिसके साथ यहाँ पे 14 सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर चारों तरफ बिखर जाते हैं और सब लोग अपने यूनिक मेथड्स को यूज कर रहे थे ताकि वो इस रिलेंटलेस ब्लेड से जितना ज़्यादा हो सके दूर भाग सके। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर लू फेंग की ब्लेड को कोई नहीं रोक पाता, जो भी रोकने की कोशिश कर रहा था मक्खन की कट जा रहा होता है। सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स भी वो भी रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी इसके बीच में मक्खन की तरह कट गया होता है। वो इमॉर्टल था, इसलिए वो लू फेंग के ब्लेड से बच गया था। और जो मैं थ्योरी दे रहा था कि यार अपने जो कह रहा था पिछले एपिसोड्स में कि यार कुछ तो हो सकता है, यहाँ पे हमें एक चीज़ तो पता है, जो अपने इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स है वो इमॉर्टल कैसे बना। वो इमॉर्टल इसलिए बना क्योंकि वो इस इन्फिनाइट वर्ल्ड को डिफाइन किए हुए हैं, वो इसको डिफाइन करके इसी इन्फिनाइट वर्ल्ड के अंदर अपने कोर को छिपाया हुआ है। क्या हो जब लू फेंग ऐसे ही इस कोर के अंदर आके उसके ही कोर को डिस्ट्रॉय कर दे, तो क्या फिर भी इन्फिनाइट सर्पेंट एंसेस्टर्स वो जिंदा बच सकता है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो एक ह्यूमन एंसेस्टर वो मारा जा सकता है, लेकिन एक मिस्टीरियस लैंड्स को पहले हमें डिस्ट्रॉय करना होगा, जो कि अभी के फिलहाल में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दिखता है, क्योंकि अभी थोड़ी मोड़ी पॉसिबिलिटी है जो कि आने वाले फ्यूचर्स में देखने को मिलेगी, लेकिन अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है लू फेंग के करंट पावर्स के हिसाब से भी। जिसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सब लोग भागना शुरू करते हैं, सब लोग निकल जाते हैं और वहाँ पे अपने अलग अलग टेक्निक को यूज़ कर रहे होते हैं। उसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो ब्लेड ऑलरेडी लू फेंग ने चलाए थे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डीप जा चुकी थी और 13 ह्यूमन एंसेस्टर्स को उन्होंने ऑलरेडी मार डाला होता है, जिसको देखकर तो जो सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स थे वो यार डर से कांप उठते हैं, लेकिन गुस्सा भी होते हैं कि आखिरकार हमारे 13 मारे कैसे जा सकते हैं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि 13 कैसे मारा जा सकता है। जिसके साथ इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स जल्दी से सबको कहता कि मुझे ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पर ये सभी वॉइड की पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो यहाँ पे कहते हैं कि जो भी वॉइड की पावर्स को यूज़ कर सकते हो वो मेरे पास जल्दी से आ जाओ। जिसके साथ यहाँ पे वो अपनी पावर्स को भी यूज़ करना शुरू करता है, लेकिन तभी वहाँ पे ये सब करने की कोशिश कर रहा था कि तभी ब्लाइंडिंग लाइट फ्लैश होते और एक ही झटके में 3 फ्लीटिंग ह्यूमन एंसेस्टर्स एक साथ इन्फिनाइट वर्ल्ड के एक रिमोट कॉर्नर के पास आ जाते हैं। और इन्फिनाइट वर्ल्ड वो काफ़ी जहाँ बड़ी थी, तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वुजिन ह्यूमन एंसेस्टर्स को भी थोड़ा सा टाइम लगता है उस जगह पर आने के लिए। इसके साथ सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स बाकी सबको कहता है कि वुजिन ह्यूमन एंसेस्टर्स तुम सबका शुक्रिया अदा मेरी मदद करने के लिए। जिसके साथ यहाँ पे वुजिन ह्यूमन एंसेस्टर्स उसके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। वो कहता है कि मैंने कभी भी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स के होने के बावजूद हम लोग उसको नहीं रोक पाए, जबकि हम इन्फिनाइट वर्ल्ड में मौजूद थे, एक मिस्टीरियस लैंड के अंदर मौजूद थे, फिर भी एक ब्लेड की पावर्स को हम लोग रोक नहीं पाए। जिसके साथ इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स ये भी कहता है कि यहाँ तक कि मेरी सब ऑर्डिनेट्स और मेरी फुल पावर्स को चैनल करने के बावजूद हम लोग उससे थोड़े मोड़े कमजोर ही पड़ रहे थे। आखिरकार हम उसको कैसे ही रोक पाते। वो जो अटैक्स हम पे हुई थी वो 13 को बड़ी आसानी से मार डाला होता है। जिसके साथ यहाँ पे वुजिन ह्यूमन एंसेस्टर्स भी सोचते हुए कहता है कि अगर वो यहाँ पे सुपीरियर है
हैं थोड़े से ही, तो लूफिंग और उसके कंपेनियन वो इन्फिनाइट वर्ल्ड के अंदर रिलेटिवली स्लो मूव कर रहे होंगे और यहाँ पर वो सोच रहे होते कि आखिरकार में क्या करना चाहिए, हमारा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। जिसके साथ इन्फिनाइट सर्पेंट विंचेस्टर्स वो कहता है कि यहाँ पे जो उस लूफिंग की ब्लेड की पावर से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पर वो इन्फिनाइट्स वर्ल्ड्स को ट्रांसवर्स करके आई थी। मैंने जैसा कि पहले ही आपको बताया कि कैसे लॉर्ड जिमिंग अपने स्पेस एंड टाइम की पावर्स को यूज़ करके उसकी स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दे रहे होते हैं। वो जितना उसे डिस्टेंस 1 मिनट में लगने वाला था वो 1 सेकेंड के अंदर कवर कर रही होती। जिसके साथ यानो विंचेस्टर्स कहते हैं कि सबसे पहले हमें उन्हें यहाँ से भगाना होगा। देखो बंदे इतने ज़्यादा काँप उठे थे, इतने ज़्यादा डर चुके थे कि वहाँ पर सबको, यहाँ तक कि विंचेस्टर भी होता है इन्फिनाइट सर्पेंट विंचेस्टर और साथ में उसके 14 सब ऑर्डिनेट्स होते हैं और साथ में 3 इमॉर्टल बंदे होते हैं, वो सभी अपने इन्फिनाइट वर्ल्ड के दूसरे कोने में पहुंच जाते हैं, मतलब डर के मारे, क्योंकि वहाँ पे कुछ नॉन इमॉर्टल बंदे और भी मौजूद थे। अगर वहाँ पे लूफिंग को गुस्सा है तो उनको भी मार सकता है, इसलिए वो सब लोग वहाँ से भाग चुके थे। लेकिन अभी तक लॉर्ड्स इन्फिनाइट सर्पेंट विंचेस्टर्स के उसी इन्फिनाइट वर्ल्ड के अंदर होता है जहाँ पे और भी लिविंग बेंग्स मौजूद होते, तो इसलिए वो सोचते कि पहले हमें उन्हें यहाँ से निकालना होगा। तो विंचेस्टर ऑफ टाइम एंड स्पेस भी कहता कि एग्री करता हूँ। अब यहाँ पे उनकी पावर्स वो अब पूरी तरह से पीक पे रिकवर हो चुकी थी, इसलिए उन्हें कॉन्फिडेंट आ रहा था कि वो उन सबको निकाल फेंक सकते हैं। और साथ में यहाँ पे इन्फिनाइट सर्पेंट विंचेस्टर्स वो भी अपने बाकी के बंदों की पावर्स को यूज़ कर रहा था। उनकी पूरी की पूरी पावर्स 30 से 40% बढ़ सकती है, जो कि अभी लूफिंग और उनके दोनों कंपेनियंस के लिए पूरी तरह से होगा। क्योंकि यहाँ पे पहले उन्होंने क्या देखा कि जब वहाँ पे उन सब की पावर्स 50% तक ही हील हुई थी, तो उस वक्त अपने वो लूफिंग की पावर्स को थोड़े मार्जिन से वो पीछे हट रहे थे। नहीं तो वहाँ पे उन सब की पावर 100% होती तो वो हो सकता था कि 13 को सेव कर पाते, ये नहीं कि वो सेव कर ही लेते, वहाँ पे शायद ही वो सेव कर लेते। लेकिन जबकि अब उनकी पावर्स रिकवर हो चुकी, वो पीक पे आ चुकी है, तो वो लोग ये डिसाइड करते कि हमारी पावर्स जो कि थोड़ी मोड़ी कम पड़ी थी वो ज़्यादा हो चुकी है, तो चलो उन सबको यहाँ से भगा निकालते हैं। इसके साथ वो सभी उन सब के पास जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें लूफिंग, युवान और लॉर्ड जिमिंग को दिखाया जाता है, जो कि वहीं पे आते हैं और अपने आवाज़ को वहाँ पे गूंजते हुए कहते हैं, इन्फिनाइट सर्पेंट विंचेस्टर्स क्लैन, मैं यहाँ पे तुम सबसे ये कहने आया हूँ कि 13 सर्पेंट विंचेस्टर जो कि हमारे ऑरिजिन वर्ल्ड्स को डिवोर करने की कोशिश कर रहा था और हमारे काउंटलेस लाइफ को स्लाउटर किया था, वो आज मारा जा चुका है। हम तीनों लॉर्ड्स से मिलकर उस 13 सर्पेंट विंचेस्टर्स को उसी के घर में घुस के मारा और साथ में यहाँ पे 300 वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को भी मार डाला, जो कि एक मेयर पनिशमेंट की तरह थी। मतलब यहाँ पे लूफिंग और बाकी सब ने सिर्फ ह्यूमन विंचेस्टर्स को नहीं मारा, बल्कि यहाँ पे जितने भी मौजूद थे 300 वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स, उन सभी का खात्मा कर दिया होता है। जिसको देख कर तो बंदे पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, खासकर इन्फिनाइट सर्पेंट विंचेस्टर्स की, क्या तुम सभी ने 300 वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को मार डाला। अब यहाँ पे वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स आपको पता है कि किसी भी क्लैन का कोर मेंबर्स के रूप में ही होते हैं। और हमें यह भी बताया जाता है कि अपने इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैन में ये बंदे मोस्टली आउट ऑफ द वर्ल्ड रहा करते हैं। कुछ वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स दूसरे टेरिटरीज को रूल किया करते हैं और कुछ तो लाइफ एंड डेथ ट्रायल्स के अंदर गए होते हैं, और कुछ ही ह्यूमन एंसेस्टर्स मतलब वर्ल्ड लेवल लाइफ फॉर्म्स यहाँ पे मौजूद थे। और जो भी यहाँ पे मौजूद थे उनकी टोटल में संख्या 300 ही होती है। मतलब यहाँ पे लूफिंग ने जितने भी ह्यूमन एंसेस्टर्स के अलावा वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे उन सभी को मार डाला होता है। अगर कोई भी और बाहर नहीं होता तो वो सभी को मार डालने वाले थे, किसी को भी नहीं छोड़ने वाले होते। जिसके साथ लूफिंग यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे सिर्फ 300 वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को हमने मारा है और यहाँ पे सभी को मैंने मार डाला है और कोई भी इसको नहीं बचा सकता। जिसके साथ यहाँ पे लूफिंग ने सबको मार डाला होता है। जिसके साथ इन्फिनाइट सर्पेंट विंचेस्टर्स वो वहाँ पे उसको रोकने की कोशिश करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार अभी लूफिंग ने नहीं मारा, क्योंकि यहाँ पे लूफिंग पहले ऐलान करता है, लूफिंग ने मारा नहीं होता उन 300 को, उसने बस ऐलान किया होता है। लेकिन ये देखकर इन्फिनाइट सर्पेंट विंचेस्टर्स को रोकने की कोशिश करता, लेकिन लेट हो चुका था। लूफिंग बोलने के बाद ही वहां पर अटैक कर देता है और वो अटैक सभी को मार डालता है। अब यहाँ पर वो अटैक सभी को मार डालता है। लूफिंग अपने लाइफ सेविंग ब्लेड टेक्निक को यूज करता है, वहीं पे लॉर्ड जिमिंग और युवान अपने खुद के
टेक्निक्स को परफॉर्म करते हैं। और वर्ल्ड लेवल लाइफ फॉर्म्स को मारना इतना भी हार्ड नहीं होता है, वो बस सिंपल से टेक्निक को यूज़ करते हैं, सब लोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि वो इन्फिनाइट वर्ल्ड के अंदर मौजूद थे। इन्फिनाइट वर्ल्ड के इन्वायरमेंट के अंदर लू फेंग की जो लाइफ सेविंग ब्लेड होती है वो इस पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। वहीं पे लॉर्ड जिमिंग और युआन की टेक्निक्स को काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस सहना पड़ता है, उनकी थोड़ी सी पावर्स कम हो जाती है। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर तो सिर्फ एक वर्ल्ड लेवल लाइफ फॉर्म्स को मारना था, जिसकी वजह से वो सभी को एकदम एक ही झटके में मार डालते हैं। और दूर में इन्फिनाइट हिनवान विंचेस्टर वो बस दिखता ही रह जाता है कि उनके बंदे वो मारे जा चुके हैं। और अपने जिंग मैंग तो उन सबके लाशों को अपने पास रख देते, किसी एक को भी नहीं छोड़ते हैं, मतलब वो किसी को तो छोड़ने ही नहीं वाले हैं। इसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है थ्री लॉर्ड्स को, जो कि वहाँ पे ब्लेड लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से जाने लगते हैं ताकि वो वहाँ से जा सके। इसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ रहे होते हैं और वो वहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो वहाँ से बड़े आराम से निकल जाते हैं। इसके साथ वो इन्फिनाइट वर्ल्ड के बाहर के जोन एरिया में जाते हैं, जहाँ पे लू फेंग, युआन और लॉर्ड जिमिंग फाइनली राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि वो अभी तक इन्फिनाइट वर्ल्ड के अंदर मौजूद थे। और किसी दूसरे के घर में घुस के मारना तो आप पे प्रेशर लगेगा ही नहीं, मतलब आप ही किसी के घर में जाके उसको मारो, जब तक आप उसके घर से बाहर नहीं निकलते तब तक आपको चैन की सांस तो मिलने वाली नहीं थी। क्योंकि वो ये भी अच्छे से जानते थे कि इन्फिनाइट वर्ल्ड के अंदर उन्हें अपने फोर्स को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखना पड़ता है। युआन की फॉर्मेशंस वो ऑलरेडी इन्फिनाइट वर्ल्ड के टेरिफाइंग प्रेशर्स को विद स्टैंड करने की कोशिश कर रही होती हैं। जिसके साथ यहाँ पे युआन खुश होते हुए कहते कि इन्फिनाइट सर्पेंट हिन विंचेस्टर्स वो साथ में अपने 15 सर्पेंट हिन विंचेस्टर्स को लेके करा था, और वहाँ पे उसके पास इन्फिनाइट वर्ल्ड की पावर्स भी थी। लेकिन फिर भी हम तीनों ने यहाँ पे थोड़ी मोड़ी एडवांटेज गेन कर ली। और उसकी वॉइस पूरी तरह से एक्साइटमेंट से भरी हुई होती है, क्योंकि बंदा कुछ ज़्यादा ही खुश होता है। इसके साथ लॉर्ड जिमिंग काउंटर करते हुए कहा था कि ये बस इसलिए हो पाया क्योंकि लू फेंग की ब्लेड कुछ ज़्यादा ही फॉर्मिडेबल है, उसके बिना हम लोग इन्फिनाइट वर्ल्ड के अंदर तो कदम भी नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही होता है। क्योंकि कोई भी बंदा किसी दूसरे के रेलम में जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग प्रेशर किसी मिस्टीरियस लैंड्स के ऊपर लगती है, चाहे वहाँ पर कोई भी क्यों न जाए, मतलब जब तक कि उसका लॉर्ड वहाँ पर उसको आने की अनुमति नहीं दे देता। जिसके साथ लू फेंग यहाँ पे इन सब की बातें कर रहा था, सब उसकी तारीफें कर रहे थे। जिसके साथ बूम 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 इन्फिनाइट सर्पेंट हिन विंचेस्टर्स यानी हिन विंचेस्टर ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड वू जिन हिनवान विंचेस्टर्स वहाँ पे आते हैं। सभी लू फेंग, वू जिन मतलब लू फेंग, युआन और लॉर्ड जिमिंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिसके साथ यहाँ पे इन्फिनाइट सर्पेंट हिन विंचेस्टर वो दहाड़ते हुए कहते हैं, लू फेंग, युआन, जिंग मैंग, तुम तीनों की स्ट्रेंथ, तुम तीनों को इन्फिनाइट हिनवान स्पेस के टॉप 3 रैंक में रखते हैं। मतलब अपने लू फेंग, लॉर्ड जिंग मैंग और लॉर्ड युआन, उन तीनों की पावर्स टॉप 3 में आ चुकी है। मतलब नंबर 1 पे अपने लू फेंग होता है, नंबर 2 पे जिंग मैंग आ चुका था और नंबर 3 पे अपना युआन आ चुका होता है। और तीनों टॉप 3 में आया करते हुए कहा था कि तुम तीनों इतने ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद तुम मेरे इन्फिनाइट वर्ल्ड के अंदर आए, 13 को मार डाला और यहाँ पर ये इनफ हो जाता, तुम इतना ही कर सकते थे, लेकिन तुमने 300 वर्ल्ड लेवल हिनवान लाइफ फॉर्म्स को भी मारा, जो कि ये दर्शाते कि तुम लोग कितनी ज़्यादा बेशरम हो। अब यहाँ पे उसकी पर्सपेक्टिव से यहाँ पे उसे लगता है कि यार लू फेंग ने गलत किया है, यहाँ पे उन सब ने ऐसा किया। इसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि युआन की जो पावर्स होती है ना, वो कैसे हमने ऑलरेडी देख रखा है कि उसकी पावर सांजू के इक्वल हो चुकी है, लेकिन जबकि यहाँ पर उसकी कॉन्शियसनेस और भी स्ट्रॉन्गर हो चुकी है, तो वो सांजू से हल्की फुल्की ज़्यादा हो चुकी है। इसके साथ यहाँ पर उन्होंने समझ लिया था कि यार इन सब की पावर्स तो ऐसे ही वो आराम से इतने ज़्यादा पावरफुल है, ये सब बकवास हो रही है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। आपको पता है लॉर्ड जिमिंग की पावर्स किस तरीके की और युआन की पावर्स किस तरीके में आती है। इसके साथ यहाँ पे लॉर्ड जिमिंग उन सब की बातें कर रहा होता है। अब यहाँ पे और भी बकवास होती है। इसी के साथ लू फेंग उसका जवाब देते हुए कहा था कि क्या तुम कह रहे हो कि हम लोग वीक को बुली कर रहे हैं? क्या 13 हिनवान विंचेस्टर्स वो हमारे ऑरिजिन वर्ल्ड्स को डिवोर करने की कोशिश नहीं किया था, इसकी वजह से हमारे ऑरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर के काउंटलेस लिविंग बीइंग्स वो मारे नहीं गए थे? क्या ये वीक को बुली करना नहीं कहलाता? क्या तुम हमें ही कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इसके साथ युआन भी हंसने लगते हैं। वो यहाँ पे कहते हैं कि इन्फिनाइट सर्पेंट हिनवान विंचेस्टर, जब तक तुम्हारे अंदर का कोई भी बंदा यहाँ पे हमारे ओरिजिन वर्ल्ड्स को डिवोर करने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसे बुली करती रहेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ 300 वर्ल्ड लेवल हिनवान लाइफ फॉर्म्स को मारा है, लेकिन अगली बार इसका दुगना हम लोग मारेंगे। जिसके साथ लॉर्ड जिमिंग और भी कहते हैं बस इतना ही नहीं, बल्कि हम लोग और भी हाई लेवल हिनवान सर्पेंट लाइफ फॉर्म्स को भी मारेंगे। जिसको देख कर तो है इन्फिनाइट सर्पेंट हिनवान विंचेस्टर जो कि दूर में मौजूद था उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल हिनवान सर्पेंट लाइफ फॉर्म्स वो अगर
एक क्लैन की बैकबोन है, तो वहीं पे हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स वो अपनी पूरे के पूरे क्लैन की एक फाउंडेशंस के रूप में आती वो काम करती हैं। और यहाँ पे अगर हाई लेवल को मारा जाएगा तो वो सैकड़ों हजारों में नहीं बल्कि मिलियंस में मारे जाएंगे। मिलियंस तो बहुत ही क्या है, बिलियंस में भी मारे जा सकते हैं। इसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि इन्फिनाइट सर्पेंट इन्वेंचर्स यहाँ पे 100 मिलियंस के लॉस के बारे में केयर भी नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे वो सामने ही सबके सामने ऐसे कह रहा था कि हम सबको मार डालेंगे, जो कि उसके मन में पैनिक आना शुरू हो जाता है। क्योंकि यार 100 मिलियंस कोई बड़ी बात नहीं होती, उसने तो दूसरों को उस मोगुसी को खिलाने के लिए उतना ज़्यादा उससे ज़्यादा सेक्रीफाइस कर दिया था। जिसके साथ लू फेंग यहाँ पे गुस्से में कहता है कि ये एक मेयर वार्निंग है। और यहाँ पर मतलब बहुत ही एक्साइटिंग वाली चीज़ होती क्या है कि लू फेंग अपने ब्लेड से वहाँ पे सामने की तरफ अटैक करता है। ब्लेड फ्लैश होती है और इन्फिनाइट सर्पेंट इन्वेंचर्स उसकी दिल मतलब कह सकते हो ना कि वो उस अटैक को महसूस किया ना, तो बंदे की जो गुर्दा होती है ना वो हाथ में, वो मुंह से निकल कर हाथ में बाहर आ गई। बस इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर होती है लू फेंग की। बस लू फेंग ने अपने ब्लेड को स्विंग किया होता और दिखाया जाता बस वहाँ पे वो स्ट्राइक सडनली टाइम एंड स्पेस को बहुत ही जल्दी से पियर्स करना शुरू करता, मतलब उसको काट डालता है। एक स्ट्रीक को ब्लेड लाइन वो हेवन एंड अर्थ को चीर रहा होता है और वो जो सामने इन्फिनाइट ह्यूमन वर्ड होती ना उसको भी काट रहा होता है। और कहते हैं कि यहाँ पर ये अटैक कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होता है। और जैसे ही वहाँ पे वो इन्फिनाइट सर्पेंट इन्वेंचर ऑफ स्पेस एंड टाइम और वुजिन इन्वेंचर देखते ना उस अटैक को देखकर सभी के सभी बंदे स्टन हो जाते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पर लू फेंग ने जो एक सिंगल अटैक किया था उस अटैक से वहाँ पर एक पूरे के पूरे वर्ल्ड क्लस्टर जितनी पावरफुल रिफ्ट बन गई थी, मतलब उतने पूरे एरियाज पूरी तरह से रिफ्ट बन चुकी थी, कट चुकी थी। वो आपने देखा ना कि कैसे स्पेस एंड टाइम में दरार आ चुकी है, वैसे ही वहाँ पे बन चुकी होती है। और मोर ओवर यहाँ पर सिर्फ इतने बात से कोई हैरान तो नहीं होता है, मतलब कि हाँ उतनी पावरफुल होगी, लेकिन जो लू फेंग ने अटैक किया था ना वो वहाँ पे अभी तक मौजूद थी। वो उस ह्यूमन वर्ल्ड में पूरी तरह से किसी ब्रांड की तरह छप चुकी थी कि हाँ यहाँ पे ब्लेड है और वो ब्लेड की पावर्स अभी भी वहाँ पे घूम रही होती है। अब ये देखकर तो ह्यूमन वर्ल्ड पूरी तरह से मतलब जितने भी ह्यूमन तो हैरान हो जाते, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन स्पेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ह्यूमन वर्ल्ड है जब भी कोई ह्यूमन अटैक करता है वहाँ पे क्रैक होता है तो ह्यूमन वर्ल्ड अपने आप को हील कर सकती है। लेकिन यहाँ पे हो रहा था कि लू फेंग ने जो अटैक किया था तो उस अटैक से वहाँ पे दरारें पड़ चुकी थी बहुत ही बड़ी, और वो दरारें खुद को हील करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो खुद को हील कर ही नहीं पा रही थी। वो अटैक्स उसे बार बार तोड़ रही थी, मतलब वो अटैक्स वहीं पे अभी भी मौजूद होती है। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग चारों तरफ देख कर कहता है कि तुम्हारी विश है ना कि तुम ऑरिजिन वर्ल्ड्स को डिवॉर करो, तो यहाँ पे अगर तुम डिवॉर करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंस को उठाना ही पड़ेगा। जिसके साथ यहाँ पर युवान भी इस अटैक को देखकर वो भी हैरान हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर ये लू फेंग का अब तक का सबसे टेरिफाइंग अटैक होता है जो कि अभी तक उसने अनलीज कर रखे होते। जिसके साथ लॉर्ड जिंग स्माइल के साथ कहते हैं कि चलो चलते, क्योंकि लॉर्ड जिंग ने ऑलरेडी फ्यूचर्स को देख रखा है। जिसके साथ तीनों वहां से निकल पड़ती हैं। इसके साथ यहाँ पे इन्फिनाइट सर्पेंट इन्वेंचर्स सारे इन्फिनाइट सर्पेंट इन्वेंचर्स ब्लेड की पावर्स को देखकर शॉक में ही होते हैं, क्योंकि वो जितना ज़्यादा उसको ऑब्जर्व कर रहे उतना ज़्यादा उनकी दिल रूहें काँप रही होती हैं। और इस चीज़ को देखकर तो दूर के इन्वेंचर्स जिसमें से कैफ्यू जीव होता है वो कहता कि ये क्या ही फियरसम ब्लेड है, क्योंकि वो स्ट्राइक बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। एक एक करके सारे इन्वेंचर्स के क्लोन उसी अटैक्स की जगह पे आना शुरू हो जाते हैं और ब्लिंक ऑफ आई में हंड्रेड्स इन्वेंचर्स से भी ज़्यादा के क्लोन्स वहाँ पे आ चुके होते हैं उसको देखने के लिए। जिसके साथ वहाँ पे एक क्लोन कहता है कि इन्फिनाइट वर्ल्ड खुद को आइसोलेट करता है, मतलब यहाँ पर इन्फिनाइट वर्ल्ड के अंदर लू फेंग ने घुस के उसकी आत्महत्या की थी, उसका असैसिनेशन किया था और सबको मारा था। तो इसलिए वो बाहर के बंदे क्लोन जितने भी थे वो अंदर की बातें नहीं सुन पाते, लेकिन उन्होंने बाहर से सुन लिया था कि कैसे अपने लू फेंग ने कहा कि यहाँ पे उन्होंने एक 13 नंबर के इन्वेंचर्स को मारा और साथ में 300 वर्ल्ड लेवल लाइफ फॉर्म्स को मार डाला है, जो कि उन सबको पता चल चुका होता है। और साथ में उन्हें ये भी पता चला कि कैसे अपने लू फेंग ने यहाँ पे एक ब्लेड को मार्क किया है एक वार्निंग के लिए। जिसके साथ यहाँ पे वो कहते हैं कि ये ब्लेड ये तो वर्ल्ड क्लस्टर से भी ज़्यादा बड़ी है, जो कि बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। जिसके साथ सब लोग यहाँ पे कहते हैं कि कभी भी हमें लॉर्ड लू फेंग के सामने अपनी ट्रू बॉडी को रिवील ही नहीं करना, वरना तुम एक कॉर्प्स बन के रह जाओगे। जिसके साथ वो यहाँ पे कहते हैं एक चीज़ से और हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लू फेंग के गए हुए थोड़ा बहुत टाइम हो चुका था, लेकिन उस टाइम के बाद भी वो ब्लेड की पावर्स वहीं पे मौजूद थी।
मतलब वो ब्लेड की पावर्स अभी तक गई नहीं थी, वो वर्ड अपने आप को हील नहीं कर पा रही होती है। और यहाँ पे ह्यूमन एंसेस्टर्स और भी ज़्यादा हैरान हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि जब ह्यूमन एंसेस्टर और लॉर्ड क्लैश कर रहे थे तो उनकी अटैक से भले ही वहाँ पे स्पेस एंड टाइम में दरारें आती थी, लेकिन वो टाइम के साथ डिसिपिटेट हो जाती थी। लेकिन अभी जो ब्लेड है वो इनफिनाइट ह्यूमन स्पेस में मानो एक तरीके से जड़ चुकी है, और वहाँ पर कोई भी वीकनिंग होने का साइन दिखाई नहीं रहा, बल्कि वो और भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। जिसके साथ कैफे जी भी कहता है ब्रदर लू फेंग की ब्लेड इंटेंट तो सच में काफ़ी ज़्यादा भयंकर हो चुके हैं, ये इमेजिनेशन से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इस अकेले स्ट्राइक के अंदर ही बहुत ज़्यादा वॉइटाइल की जो कि कभी खत्म हो ही नहीं सकती, और ये डिस्ट्रक्टिव इनडिस्ट्रक्टिबल क्वालिटी है। ये भी बताया जाता है कि लू फेंग ने जो अभी अटैक किया है ना, ये अटैक बिलियंस ऑफ ईपोज तक रहने वाली है, और ये ब्लेड हमेशा एग्जिस्ट करती रहेगी। मतलब हमेशा नहीं, मतलब एक टाइम तो आएगा ही जहाँ पे इस ब्लेड की पावर्स खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बहुत बिलियंस ऑफ ईपोज तक रहेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होता है। क्योंकि जो नॉर्मल ह्यूमन एंसेस्टर्स के अटैक्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी हील हो जाया करते हैं। जिसके साथ हर्मिट जो कि एक मिस्टीरियस बंदा था, वो भी ऑब्जर्व करते हुए कहा था कि ये ह्यूमन वर्ड ये इनेट इंस्टिंक्ट्स के साथ चलती, लेकिन ये इन लिंगरिंग ब्लेड्स तो इसके साथ जुड़ चुकी है, और ये वर्ड को हील भी नहीं करने दे रही है। ये इवेंचुअली फेड हो जाएगी, मतलब एक टाइम तो आएगा जब ये खुद की एनर्जी को ख़त्म कर लेगा, लेकिन फिलहाल में ये वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती है। और अगर यहाँ पे कोई ह्यूमन एंसेस्टर्स गया ना, तो उस ह्यूमन एंसेस्टर्स को भी डैमेज पड़ सकता है, और यहाँ पे फ्यूचर्स में इतनी इसकी पावर्स वीक हो जाएगी कि ये वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को भी थ्रेटन कर सकता है। मतलब मान लो कोई ह्यूमन एंसेस्टर्स किसी वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की गर्दन पकड़ के वहाँ पे फेंक देना, तो वो बंदा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और सब लोग कहते हैं कि आखिरकार इसको कैसे करे। जिसके साथ यहाँ पे वो कहते हैं कि यार क्या ही किया जाए, क्योंकि इस ब्लेड को देखकर हम लॉर्ड लू फेंग की स्ट्रेंथ का सामना कर सकते हैं, उनका अंदाजा लगा सकते हैं कैसे उनकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर्स ग्रेट वॉर के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग। और जितने भी ह्यूमन एंसेस्टर्स थे वो जितना ज़्यादा देख रहे थे, उनके मन के अंदर उतना ही डर बैठ रहा होता है। मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर्स वो कभी भी ये कहते नहीं कि हम कभी भी ह्यूमन एंसेस्टर्स में अंदर में वर्ल्ड ऑरिजिन कोर को डिवॉर करने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक कि वो इमॉर्टल होंगे नहीं, वरना इमॉर्टल भी रहेगा तो लू फेंग उन सबको खरीद के मारेगा, मतलब उसको हील कर नहीं देगा। इसके साथ में सीन चेंज का यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग जो कि युवान और लॉर्ड जिमिंग के साथ इन्फिनाइट वर्ल्ड के अंदर बाहर आ चुका होता है, जिसके साथ वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। उसी के साथ यहाँ पे सब लोग इसी के बारे में बात करने थे कि कैसे लू फेंग ने उन सब मार्क को छोड़ा होता है, और यहाँ पर इस चीज़ को देखकर बाकी के सरपेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स, बाकी के ह्यूमन एंसेस्टर्स तो हैरान हो ही चुके थे। जिसके साथ लॉर्ड जिंग यहाँ पे कहते हैं कि ग्रेट वॉर के बाद फाइनली हमारे पास एक कंप्लीट ह्यूमन एंसेस्टर आ चुकी है। मतलब यहाँ पे एक और चीज़ हो चुका है, मतलब जानकर हैरानी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ बहुत ही फनी इंसिडेंट यहाँ पे होता है। यहाँ पे सब लोग अपने काम करके वापस घर आ चुके थे, और यहाँ पे घर में आने के बाद कुछ टाइम हो चुका होता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखाया जाता है कुछ दिन के बाद कि लॉर्ड जिन वहाँ पे आता है और कहता है कि ग्रेट वॉर के बाद हमारे पास फाइनली उस समय के बाद एक ह्यूमन एंसेस्टर्स की कॉस्ट मौजूद थी, और तुम ओल्ड थीफ युआन, तुम आखिरकार 13 सर्पेंटाइन ह्यूमन एंसेस्टर्स की बॉडी को फिर से अपने लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भले उसको मार कर आया था, लेकिन फिर क्या करता है युआन की उसको लॉर्ड जिन के केव से ही चुरा लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा फनी होता है। हमें यह भी बताया जाता है कि पास्ट 120 मिलियन एपोज के अंदर से यहाँ पे अपने युवान ने बहुत सारी रिसोर्सेज की चोरी की होती है। जिसके साथ यहाँ पे युवान उसे कहता है कि ब्रदर जिन, मैं तुम्हें लॉर्ड बनने में मदद की, क्या ये ग्रेट कंट्रीब्यूशंस नहीं था? आखिरकार तुम एक रिसोर्सेज के चलते मुझसे फाइट कैसे कर सकते हो? जिसके साथ यहाँ पे लॉर्ड जिन गुस्से में कहा था कि मैम ये तुम्हें देना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने कल्टिवेशन के में चुपके से आए और इसको चुरा लिए। इसके साथ लॉर्ड वुलन भी कहता है ब्रदर युवान ये डेफिनेटली रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो युवान भी वहाँ पे कहते कि देखो मैंने कुछ चोरी नहीं किया, मैं तो बस यहाँ पे अपने दोस्त के कल्टिवेशन स्केप से बस कुछ सामान को बोरो किया। अगर यहाँ पे वो मुझे देना नहीं चाहता तो आखिरकार मैं कैसे लॉर्ड के हाथों से एक ट्रेजर्स को चुरा सकता हूँ? मतलब यहाँ पे अपने लॉर्ड युवान ने चोरी की होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फनी होती है, जिसको देखकर लॉर्ड जिन को गुस्सा भी आता है। लेकिन यहाँ पे अपने लॉर्ड जिन भी कहते हैं युवान तुम्हारे पास कोई भी सेम नहीं बचा, तुम तो यहाँ पे बोरो नहीं करते हो बल्कि तुम तो चोरी कर देते हो। जिसके साथ युवान कहते हैं कि मुझे सच में इस कॉर्प्स की ज़रूरत है, ये मेरे ऑरिजिन वर्ल्ड्स को क्रिएट करने के लिए क्रूशियल मेथड है, क्रूशियल चीज़ है जिसको मुझे ज़रूरत है। जिसको देखकर लॉर्ड मूवमेंट कहते हैं कि ब्रदर युवान तुम हमेशा से ऐसे ही करते आ रहे हो, तुम हमेशा कह रहे हो कि तुम्हें अपने ऑरिजिन वर्ल्ड्स को बनाना है, लेकिन तुम इसके लिए कई सारे रिसोर्सेज ले रहे हो और बार बार यूज़ कर रहे हो, अगेन अगेन ट्राई कर रहे हो, लेकिन क्या
फेल, हमेशा फेल हो रहे हो। तो युवान यहाँ पे कहा था कि इस बार ये डिफरेंट होने वाला है। मैंने 1000 आई हिनवान विंचेस्टर और 13 सर्पेंटाइन हिनवान विंचेस्टर्स की कोर को यूज किया, जो कि फाउंडेशंस की तरह देखी जाएगी। एक के पास तो सोल पावर्स है और दूसरे के पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, और इन दोनों के फाउंडेशन से ये गारंटी की सक्सेस होगा ही। तो लू फेंग भी यहाँ कहता है ब्रदर युवान, तुमने ये बात बहुत दफा कह दी है कि यार इस बार सक्सेस होगा ही। तो युवान सबकी तरफ देख कर कहता है बस एक बार, जिसको देखकर साटो लॉर्ड वो हेल्पलेस हो जाते क्योंकि वो कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सबके ऊपर अपने युवान का बहुत बड़ा कर्ज था, क्योंकि युवान की वजह से ये सारे लॉर्ड बन पाए, इसलिए वो अभी तक चुप होते कि ठीक है ले जाने दो, जिसके साथ वो ऐसा कर रहे थे। लेकिन लॉर्ड जिमिंग कहते हैं कि ये तो हमेशा की तरह ही होता जा रहा है। तो युवान भी कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया, वैसे मुझे इसकी बॉडी ज़रूरत थी और मैं वैसे ह्यूमन एंसेस्टर्स की बॉडी नागू के लिए छोड़ दूंगा और कुछ प्रैक्टिशनर फैक्शंस के लिए भी छोड़ दूंगा ताकि वो आपस में बात सके, जिसके साथ युवान 13 सर्पेंटाइन ह्यूमन एंसेस्टर्स की कॉर्प्स को लेकर वहाँ से चला जाता है और बस 20 से 30% मटेरियल्स को यहाँ पे छोड़ता ताकि वो जिन को दे सके और बाकी ऑरिजिन वर्ड्स के क्रिएशन प्लान्स में लगाया जा सके। जिसके साथ यहाँ पे लॉर्ड जिन कहता कि जिंग मैम हमें उसे रोकना होगा, वो बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो लॉर्ड मोमेंट भी कहता कि हम वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, जिसके साथ वो कहता कि चलो वोट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें बीच में आना चाहिए या फिर नहीं। तो लॉर्ड जिमन कहता है कि ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि अभी ये बहुत ही जल्दी हो रहा है। इसके साथ लू फेंग भी कहता कि हाँ बस ह्यूमन एंसेस्टर्स के कॉर्प्सेस और कुछ रिसोर्सेज, तो चलो थोड़ा सा और इंतजार करते क्योंकि बाद में हम और भी कॉर्प्सेस और रिसोर्सेज को जमा कर ही लेंगे। जिसके साथ 7 लॉर्ड वोट करते हैं, जहाँ पे लॉर्ड जिम, लॉर्ड नाइगू और लॉर्ड मोमेंट कहते हैं कि हमें जल्दी से इंटरवन करना होगा। लेकिन वहीं पे 4 लॉर्ड्स कहते हैं कि अभी ये बहुत ही जल्दी है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग सोचने लगते हैं। लेकिन लॉर्ड जिन गुस्से में कहता है कि हम उसे और ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं, वो और भी ज़्यादा चोरी कर सकता है। जिसके साथ हमें यहाँ पे ये बताया जाता है राइटर के द्वारा कि कल ग्रैंड फिनाले होने वाला है, जहाँ पे लू फेंग की स्टोरी एक परफेक्ट स्टोरी कंक्लूजन पे चली जाएगी। मतलब मुझे नहीं पता कि ये कल फाइनल स्टोरी होगी या फिर नहीं, या फिर लॉर्ड मतलब राइटर क्या कह रहे हैं, और हो सकता है कि कल चैप्टर्स आए या फिर ना भी आए, वो एपिसोड्स में आ जाएंगे। जिसके साथ इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है और ये सच में काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि दोनों एपिसोड काफ़ी लंबे थे। कल वाली एपिसोड्स भी लंबी होगी क्योंकि कल वाला ग्रैंड फिनाले वाले होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।